हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ इज एवरीवन? कैसे चल रही है आप लोगों की जनरल प्रिपरेशन? चलिए, लास्ट वन पर हम लोग बात कर रहे थे कूलम्स लॉ में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज डिस्कस हुई थी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब आज का हमारा थीम क्या है? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ का ही एक्सटेंशन आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। सिमिलर कंसेप्ट है। आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और वो कंसेप्ट होता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम। अभी तक हम लोगों ने मीडियम का इफेक्ट नहीं देखा है कूलम्स लॉ में फोर्स के एक्सप्रेशन पर, तो बस अब उसी की हम ब्रीफ में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 and Q2, separated by a distance of r. ये है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, जिसे हम कंसीडर करना चाहते हैं। देखो, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे मेमोराइज करते जाना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी थोड़ी देर के लिए लॉजिक मत अप्लाई करना, उससे एंड में बताऊंगा आपको इसका लॉजिक। अभी बस जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ उसे आप एज इट इज मेमोराइज करते जाना। सबसे पहला पॉइंट, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर मानेंगे, तो एयर या वैक्यूम में कितना फोर्स लगता है जरा बताओ? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा। यहाँ पे स्मॉल के क्या होता है, ध्यान देना, इसको मैंने स्मॉल के लिखा है, सुनते जाना, अभी लिखना मत, नोट मत करना, बस याद करते जाओ। स्मॉल के होता था, जल्दी बताते जाओ, स्मॉल के क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्मॉल के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने आगे जाकर क्या लिखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, बताओ? परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ, बिल्कुल डेफिनेटली सही है, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी। काफी लोगों के मैसेज आ गए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में इंट्रोड्यूस करता हूँ, अब हमने इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे एग्जांपल हो सकता है हमने इन दोनों को वाटर में डिप कर दिया, तो अब मीडियम के आने से इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, वो चेंज हो जाता है। तो अब अगर हम इसे किसी मीडियम में इन दोनों चार्जेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मीडियम में आने के बाद इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाता है, ध्यान देना, मीडियम में लगने वाला फोर्स होता है, ये जो लिखा है ना आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पर एक कांस्टेंट और आता है जो मीडियम पर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट देख रहे हो, एक कांस्टेंट और आ गया, और बाकी सब कुछ सेम चलेगा। अब ये जो कांस्टेंट आया है कैपिटल के, इसका नाम क्या है? कैपिटल के जो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसका नाम है, आगे बहुत काम आने वाला है कैपेसिटर में, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, कैपेसिटर में बहुत काम आएगा। कैपेसिटर में के, कैपिटल के लिखा है, स्मॉल के नहीं, कैपिटल के का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अलग अलग मटेरियल का
अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के अलग अलग होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा पोलराइज हो जाता है। आपको याद है आप लोगों ने केमिस्ट्री में डाइपोल्स पढ़ा है, वैसे फिजिक्स में भी हम आगे अभी इस चैप्टर में डाइपोल पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हम इसका डिटेल डिस्कशन अभी होल्ड कर रहे हैं। जब तक हम डाइपोल्स ना पढ़ लें तब तक मैं इस पर ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं डालना चाहता हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल के, तो सिंपली आपको बस एक ही वर्ड बोलना है कि कैपिटल के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बस। अभी एट प्रेजेंट आपको बोलना है कि कैपिटल के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम, और मीडियम में फोर्स इतना हो जाता है। क्या मैं अब यहाँ से ऐसा लिख दूं, फोर्स इन मीडियम, ध्यान देना, फोर्स इन मीडियम कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय कैपिटल के। इससे सिंपल बात क्या हो सकती है कि मीडियम में फोर्स क्या होगा, जो आपका एयर में फोर्स लगता, डिवाइडेड बाय कैपिटल के। लिखना नहीं है अभी, नोट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। ये देखो कैपिटल के एक्स्ट्रा आया है बस, तो डिवाइड कर दो कैपिटल के से। अब हुआ क्या इसके बाद हुआ ये कि लोगों ने वापस इस फॉर्मूले पर अगर हम फोकस करें तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा कि ये एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं इसको एक साथ लिख देते हैं और शॉर्ट में इसको ऐसा लिख देते हैं, एस इन मीडियम को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। नॉट हटा दिया, देखो नॉट हटा दिया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जहां पर आप मुझे बताओ ये एप्सिलॉन क्या होगा, जहां पर मुझे बताओ एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन को स्टोरी समझते जाना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा सीक्वेंस। इस एप्सिलॉन को लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, कुछ बता सकते हो क्या बोलेंगे अब इसको हम, एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन को हम क्या बोल सकते हैं, अब बताओ क्या बोलना चाहिए हमें लॉजिकली एप्सिलॉन को। बिल्कुल सही, क्लिक करके आए सब लोगों को। एप्सिलॉन को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो सिंपल बात थी, वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मीडियम में एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये अगर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है तो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ ये जो के होता है ये है क्या, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ से मुझे बताओ के क्या लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब के जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, अब इसको थोड़ा डिटेल में ले आते हैं। के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसीलिए कुछ लोग इसको, कंफ्यूज मत हो ना बस, कुछ लोग इसको इसीलिए, बहुत से लोग इसको कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना बोलते हुए रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और क्योंकि इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कुछ लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको के की जगह एप्सिलन आर से रेफर करते हैं, आर मतलब रिलेटिव। तो ध्यान रखना ये वही के है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको के लिखने के बजाय क्या लिखते हैं बताओ, कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं एप्सिलन आर लिखना। और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट के इक्वल, एप्सिलन डिवाइड बाय एप्सिलन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। Permittivity of medium divided by permittivity of vacuum is relative permittivity which is known as dielectric constant, ठीक है। तो एप्सिलन आर ही के है, ठीक है। जिस तरह से शक्तिमान देखा था आप लोगों ने, बहुत पहले आता था, जिस तरह से गंगाधरी शक्तिमान था, उसी तरह से कंफ्यूज मत होना, ये के ही एप्सिलन आर है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से टोनी स्टार्क ही आयरन मैन था, है ना, उसी तरह से समझ लो कि रिलेटिव परमिटिविटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
क्या ये स्टोरी यहाँ तक क्लियर हो रही है? बिल्कुल सही। अच्छा, नहीं देखा था आप लोगों ने शक्तिमान, चलो कोई बात नहीं। वो सब भूल जाओ, कोई और एग्जाम्पल हमें अभी याद तो आ नहीं रहा है, पर अब आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक मीनिंग तो क्लियर हो गया। अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो आप हमें बता देना, ठीक है? चलो, हाल फिलहाल तो ये क्लियर होगा। हाँ, तो आयरन मैन वाला एग्जाम्पल से याद रख लो, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अनिल कपूर ही मिस्टर इंडिया था, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है आप लोगों ने, गुड, वेरी गुड। जिस तरह से अनिल कपूर ही मिस्टर इंडिया था, वैसे ही इसी तरह से ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी है। एंड ऑफ स्टोरी। अब हम थोड़ा इस पर और फोकस कर लें जरा, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पे थोड़ा और फोकस कर लेते हैं। तो अब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को थोड़ा और फोकस में लाते हैं। अब किसी ने आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जरा बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन किसके लिए होगी? इसकी वैल्यू वन किसके लिए होगी? मैसेज आते रहना चाहिए, ऑब्वियसली एयर, वैक्यूम। वैक्यूम या एयर के लिए वन हो जाएगा, ठीक है? तो के इज वन फॉर वैक्यूम और एयर। अच्छा, इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जो कि हम याद रखेंगे वाटर के लिए। कोई आपसे पूछता है कि बताओ वाटर के लिए के कितना होगा, तो आप बोलोगे वाटर के लिए के इज 81। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर? काफी लोगों को पता था, मैसेज पहले ही आ गया था। तो वाटर के लिए होती है 81, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है? याद रख लेना इजीली। फिर आते हैं मेटल्स। मेटल्स के लिए के की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी होगी? मेटल्स के लिए, अच्छा 100, ऐसा? 81 के बाद 100 लिख दें ऐसा? इन्फिनिटी, गुड, वेरी गुड। पढ़े लिखे लगते हो सब लोग, गुड। तो के की वैल्यू फॉर मेटल्स इज इन्फिनिटी, ठीक है? अब इसके अलावा अगर हम जनरल बात करें तो जनरली हमें समझ में आ जाता है कि के की वैल्यू अदरवाइज कहाँ से कहाँ लाई करेगी, हमेशा इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन वन एंड इन्फिनिटी, ठीक है? तो वन से के इन्फिनिटी के बीच में होगा, वन फॉर वैक्यूम, इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर्स, मेटल्स, और अदरवाइज उसके बीच में वैल्यूज लाई करेगी। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल किस टाइप से कितना इजीली पोलराइज हो पाता है, उस बात पर डिपेंड करता है, जिसका हम आगे कैपेसिटर में डिस्क्रिप्शन देंगे टाइपोल्स वगैरह पढ़ने के बाद। अभी ये पूरी कंप्लीट स्टोरी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब इसको आप एक काम करो, आज बोर्ड से ही नोट करना है आपको, मेमोराइज भी करते जाना है, और जो बोर्ड पे लिखा है उसे एज इट इज नोट भी करते जाना है। आपको टाइम फ्रेम मिलेगा एग्जैक्टली 2.5 मिनट्स का। चलिए, नोट भी कर लिया, मेमोराइज भी कर लिया हम लोगों ने। अब इसके ऊपर वैसे ज़्यादा कुछ वेरिएशन होगा नहीं, बट एक प्रॉब्लम डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन ट्राई करो। दो चार्जेस हैं, 9 कूलम एंड 18 कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन वाटर। तो सबसे पहले तो आपको फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। फिर बी और सी पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना? मेन कंसर्न है सिर्फ ए पार्ट सॉल्व करना है। करो ट्राई, एग्जैक्टली 1.5 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करने के लिए कॉपी में, नॉट मोर देन 1.5 मिनट्स आपको मिलेंगे। प्रोबेबली आंसर आ गया होगा सब लोगों का। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 9 कूलम और 18 कूलम, ये दो चार्जेस प्रेजेंट है, 9 and 18 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। वैल्यूज हमें गिवन है 9 कूलम, 18, 3 मीटर, मीडियम इज वाटर। तो वाटर के लिए हमें पता है
कि एफ इन वाटर हो जाएगा एफ इन एयर बाई के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंपली पहले हम एफ इन एयर निकाल देते हैं और उसके बाद उसको के से डिवाइड कर देंगे। चलो मुझे बताओ, अगर इनको एयर में रखते तो फोर्स कितना होता, एफ इन एयर होता 9 इंटू 10⁻⁹, मतलब स्मॉल के, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में क्या आता, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो किसमें हो गया, फोर्स एयर में हो गया। अब अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम में होगा एफ इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एंड ऑफ स्टोरी, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। अब इसके बाद आपसे कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दो चीजें पूछी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो हमारा आंसर डायरेक्ट है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर मतलब रिलेटिव, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर रीड करना आता है सबको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, वो लोग हमसे रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हमें पता है कितना होता है, 81। ये एक पार्ट का आंसर हो गया। फिर थर्ड पार्ट में हम लोगों से पूछा है, किसी एक पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर से हमारा मतलब क्या है, अब हमें ये बताना है। एप्सिलन वो क्या होता है, एप्सिलन नॉट इंटू के, मतलब ये जो लिखा था ना एप्सिलन नॉट इंटू के, जो नीचे आना चाहिए था एप्सिलन नॉट इंटू के, उसकी बात चल रही है। क्या लिखे हैं बताओ, एप्सिलन नॉट होता है 8.85, के है 81, जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा आपको, वैसे तो पता ही थे इसलिए हमने नहीं बताया। जैसे के है, के जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, वो डायमेंशनलेस होगा, उसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, वो एक प्योर नंबर होगा। आपको समझ में आता है प्योर नंबर क्यों है, क्योंकि ये दो सिमिलर टर्म्स का रेशियो है, तो इसका मतलब ये प्योर नंबर है। के प्योर नंबर है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी। क्या इसके पास कोई यूनिट होगी, बिल्कुल होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके पास यूनिट होगी, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है अब, क्योंकि अभी हम लोग अब एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ऐसा मान के चलो कि उससे पहले हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक स्मॉल सबसेक्शन कंप्लीट करा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक तरह से स्मॉल सबसेक्शन मान सकती हो जो हमने अभी कंप्लीट करा है। अब हम लोग एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। चलिए, और वो नया टॉपिक क्या होगा, बिल्कुल सही, फील्ड का कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोगों ने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड। 12th में तो हर जगह फील्ड ही फील्ड मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कशन में 12th के सिलेबस में तो आता ही है। चलो, तो अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें कुछ नोट नहीं करना है क्योंकि हम स्लाइड से नोट करेंगे। अभी हमें सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है। चलो, पहले मैं आप लोगों के एंड से कुछ इनपुट चाहता हूँ। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इन जनरल क्यों आया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, कैसे डिफाइन होता है, इसके बारे में अगर आपसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछा जाए तो आप लोगों का रिप्लाई क्या होगा कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमसे आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज, वेरी गुड। अच्छा, कुछ रीजन बता सकते हो कि हमने इस तरह से ही फिजिक्स में डिफाइन क्यों करा, ये फिजिकल क्वांटिटी आई कहाँ से, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज जब आप लोग बता रहे हो, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बट फिजिक्स में इसी तरह से इस नई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। तो देखो, इसके पीछे की एक टेक्निकल स्टोरी है।
तो पहले हम थोड़ा सा उस कंसेप्ट पर एम्फेसिस करेंगे। अभी आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे की स्टोरी समझते हैं, क्यों एक नई फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हुई हमें फिजिक्स में। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस थे, ये देखो, ये है 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कि कुछ वैल्यू भी थी, इसकी वैल्यू थी 3 कूलम, 8 कूलम और 7 कूलम। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी सब फील्ड वील्ड सब भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि तीनों मिलकर बनाते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि हमको पता भी था। तीनों मिल जाते हैं और ये तीनों मिलकर सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाते हैं। अब सपोज इस 3 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि यहाँ पे मैं रखता हूँ एक चार्ज को, 5 कूलम के चार्ज को, ठीक है, 5 कूलम के चार्ज को रखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा। 5 कूलम के चार्ज को रखा और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज। कैसे फाइंड करोगे आप? क्या मेथड यूज करोगे आप इस नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए? बिल्कुल, ऑब्वियसली वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप क्या करोगे, एट ए टाइम इसको एक पार्टिकल के साथ फिक्स करोगे, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालोगे, डिस्टेंस वगैरह दिया होगा, फिर यहाँ पे फोर्स निकलेगा, ये फोर्स फाइंड करोगे, आपके पास 3 फोर्स आ गए। फिर आप उन 3 फोर्स का क्या करोगे, उन 3 फोर्स का वेक्टर एडिशन निकालोगे। वेक्टर एडिशन ही निकालना पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है। फिर आप बोलोगे नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कैलकुलेशन होगा क्योंकि 3 वेक्टर्स होंगे, उनका रिजल्टेंट निकालना, कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो लेंथी कैलकुलेशन होगा। पर अल्टीमेटली मान लो आप लोगों ने फाइंड कर लिया, एनी हाउ समहाउ आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स लगाए, मेहनत करी और फोर्स फाइंड कर लिया, ठीक है, और आप फोर्स फाइंड करने के बाद एकदम से बहुत खुश हो गए, ठीक है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था आपके माइंड में कि आपने फोर्स फाइंड कर लिया। पर जैसे ही आप फोर्स फाइंड करते हो, मैं सडनली बोलता हूँ कि एक काम करो, यहाँ 5 कूलम की जगह अब आप 12 कूलम के लिए फोर्स फाइंड करो। तो अब आपके पास पहला ऑप्शन तो क्या है? पहला ऑप्शन तो ये है कि आप फिर से यही सब कैलकुलेशन, ठीक है, बिल्कुल सैड एटीट्यूड से आप ये सब कैलकुलेशंस को फिर से रिपीट करो जो भी थोड़ी देर पहले करे थे, क्योंकि नया चार्ज है, नए फोर्स होंगे। फिर उन सब फोर्स का वेक्टर एडिशन निकालो, वेक्टर एडिशन निकालना हार्ड वर्क वाला काम है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, पर मेहनत लगेगी। पर जैसे ही आपका आंसर आता है मैं फिर से नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं, अब हमें एक काम करना है, अब हमें यहाँ पर 18 कूलम के लिए फोर्स निकालना है। तब बताओ क्या करोगे? तब डेफिनेटली बात है कि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, है ना। तो अब इतनी ज़्यादा बार कैलकुलेशन हो चुका है, सिमिलर कैलकुलेशन हो चुका है, अब आपका कैलकुलेशन करने का मन नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप एक रिपीटेटिव टाइप का कैलकुलेशन फिजिक्स में बार बार यूज कर रहे थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपके माइंड में भी वो आइडिया आ चुका है, और वही आइडिया फिजिक्स में यूज होता है कि बार बार कैलकुलेशन को रिपीट ही क्यों कर रहे हो। जब पहली बार उस पॉइंट पर 5 कूलम पर फोर्स निकाला था, तो जो नेट फोर्स आया था उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? उस पॉइंट पर अगर मैं 1 कूलम रखता, तो 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा वो मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? टोटल फोर्स निकालो चार्ज पर और उसको चार्ज से ही डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा उस पॉइंट पर अगर मैं 1 कूलम रखता, तो 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा। और ये क्वांटिटी फाइंड करने का बेनिफिट क्या हुआ? इस क्वांटिटी को फाइंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि थोड़ी देर बाद अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 12 कूलम पे निकालो, 18 कूलम पे निकालो, 30 कूलम पे निकालो, तो आपको कैलकुलेशन रिपीट नहीं करना है। एक बार जो कैलकुलेशन हो गया उसको बस उस नए चार्ज से मल्टीप्लाई करना है कि 1 कूलम पे इतना तो 12 कूलम पे कितना। तो इसीलिए फिजिक्स वालों ने क्या करा, फिजिक्स वालों ने यहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश करी,
जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव ग्रेट माइंड्स थे, आपकी और हमारी बात नहीं चल रही है, जो बहुत ज़्यादा ग्रेट इनोवेटिव माइंड्स थे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार-बार रिपीटेटिव कैलकुलेशन को अवॉइड करके हम लोग, जब पहली बार ही हमने क्यू चार्ज पे फोर्स निकाला था, क्यू चार्ज पे जब हमने फोर्स निकाला था एफ नेट, अब उस फोर्स पर, ये देखो ये है क्यू चार्ज पे फोर्स, क्यू चार्ज पे इतना फोर्स, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स, फोर्स डिवाइड बाय क्यू इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और इसी को कहा गया एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये, कैलकुलेशन को बार बार अवॉइड करने के लिए इसे यूज किया जाता है। और जिस चार्ज के हेल्प से आप यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हो इस पॉइंट पर, उस चार्ज को नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं बताओ, इसका नाम क्या होता है, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज, जिसके हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और वैसे आइडियली देखा जाए तो टेस्ट चार्ज जो होता है इट शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों होना चाहिए स्मॉल, हम बताएंगे। वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मतलब वेरी स्मॉल चार्ज। टेस्ट चार्ज को जितना कम से कम रखना चाहो उतना अच्छा, जितना कम से कम रख पाओ उतना अच्छा है। क्यों है इतना अच्छा, देखो आप सपोज बहुत बड़ा टेस्ट चार्ज लेकर आते हो, तो क्या होता है, बहुत बड़ा टेस्ट चार्ज जो होता है ना, इन तीनों के अरेंजमेंट को ही चेंज कर देगा। जिस ओरिजिनल अरेंजमेंट के कारण आप इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना चाह रहे थे, अगर बहुत हैवी चार्ज रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो इन तीनों के अरेंजमेंट को ही इन्फ्लुएंस कर देगा, चेंज कर देगा। हम नहीं चाहते कि इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करें, हम चाहते हैं कि इस अरेंजमेंट को बिना डिस्टर्ब किए इसके कारण किसी पॉइंट पर हम फील्ड फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, वहां पर जरा सा, बस जितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, जरा सा टेस्ट चार्ज रख के उस पर फोर्स निकालेंगे और फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 या 0, यस या नो। लगता है आज आप लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, इसलिए रिप्लाई भी कम आ रहे हैं। चलिए अब रिप्लाई आना शुरू हुए है ना, बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों को मैच करना पड़ता है, तब जाकर रिप्लाई आने शुरू होते हैं, ऐसे खुद से रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया हमें कंसेप्ट। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी हमें कुछ और बातें करनी है। सबसे पहले तो अब फॉर्मूला तो आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर फील्ड का मतलब क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर फील्ड का मतलब होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो होता क्या है, फिजिक्स में मास तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर चार्ज दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, चार्ज के पास दोनों साइन हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट डिफाइन करा है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हम फील्ड बोलते हैं। चलो इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट बताओ जरा मुझे, फील्ड की यूनिट क्या होगी, जल्दी बताओ फील्ड की यूनिट। बिल्कुल सही दिख ही रहा है यहाँ से, फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। फिजिक्स में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई के ऊपर वेक्टर लगा के, वेक्टर क्वांटिटी है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर वेक्टर लगेगा। कोई हमसे पूछता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताओ इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, जो एफ नेट होगा, वो आपको क्या देगा, उसी की डायरेक्शन आपको उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देगी। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a positive charge placed at that point। बात समझ में आ रही है क्या, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर आप +1 कूलम का चार्ज रखते हो तो उस 1 कूलम के चार्ज पर, +1 कूलम के चार्ज पर जो फोर्स की, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दिख रहा है ना, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी 1 कूलम पे, वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर आगे की स्टोरी, सपोज एक रीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। मान लो कि हमने किसी मेथड से
किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी। चलो अभी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम की। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर +3 कूलम का चार्ज रखता हूँ तो मुझे बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं इस फील्ड में इस चार्ज को रखूंगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? जीरो वाले पौने भाई ये। अरे सिंपल बात है ना, इतनी फील्ड में आप इतने चार्ज को रख रहे हो, फील्ड का मतलब होता है उस पॉइंट पर अगर 1 कूलम को रखते तो 5 न्यूटन, 3 कूलम को रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा? 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी फील्ड में हमसे किसी चार्ज पर फोर्स पूछा जाए तो आप सिंपली बोलोगे कि फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन अ चार्ज होगा वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू फील्ड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाके रखते हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज लाकर रखते हैं तो बताओ कितना फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज लाकर रखते हैं तो कितना फोर्स लगेगा? बिल्कुल सही, 10 न्यूटन लगेगा। माइनस मत बोलो, 10 न्यूटन लगेगा, बस इतना बोल दो कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो फील्ड का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप इसे ऐसे समझ लो कि फील्ड है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है, वो लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा? जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर। और कुछ होते हैं नेगेटिव चार्जेस जो हमेशा क्या करते हैं, जो हमेशा अपोजिट करना चाहते हैं, जो हर चीज का हमेशा अपोजिट करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड अगर आगे है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे बताओ? अगर फील्ड आगे है तो इन पे फोर्स लगेगा पीछे। तो हमें याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कल से अगर हम आपको कभी किसी चार्ज कन्फिग्रेशन के कारण, 1 मिनट सारे पॉइंट्स याद रख लो। पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन होती है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट बताई, इसकी डायरेक्शन क्या होती है ये बताई, फील्ड की खुद की डायरेक्शन क्या होती है ये बताई, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि किसी रीजन में अगर पहले से ही कोई फील्ड प्रेजेंट है, हमने मान लो किसी तरह से किसी चार्ज कन्फिग्रेशन के कारण फील्ड बना दी, किसी रीजन में पहले से ही फील्ड प्रेजेंट है, अब उस फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ, बाहर से अलग से पॉजिटिव चार्ज लाके रखता हूँ, जैसे इसकी फील्ड थी, इसी फील्ड पे मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और अगर इसी पॉइंट पर मैं नेगेटिव चार्ज लाकर रखता हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पर बोलते हो कि फील्ड है, इस पॉइंट पर फील्ड है 4 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, और ये डायरेक्शन, इसका मतलब ये कि यहाँ में अगर +2 कूलम का चार्ज लाकर रखूंगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? 8 न्यूटन का। पर यहीं पर अगर मैं -2 कूलम लाकर रखूंगा तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ देखी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अब इसे नोट करेंगे हम लोग। नोट कहाँ से करेंगे? नोट हम करेंगे स्लाइड से। नोट करने के लिए सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, पहले ये पूरा नोट करना है, फिर इसके कुछ और पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। अब जो बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये 5-6 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं।
तो बाय द वे हमें लास्ट पॉइंट से भी क्लियर होता है। देखो जब हम लिखते हैं कि ई फील्ड में क्यू चार्ज को प्लेस करने पर उस पर फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ से भी हमें एक पॉइंट क्लियर होता है कि इफ क्यू इज पॉजिटिव तो फोर्स और फील्ड दोनों पैरेलल होंगे। दिख रहा है, अगर क्यू पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव चार्ज प्लेस करता हूँ फील्ड में, तो फोर्स इज एंटी पैरेलल टू ई, मतलब फोर्स और फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे फॉर अ नेगेटिव चार्ज, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज F is parallel to E, that is positive charge experiences a force in the direction of field. That is positive charge experiences a force in the direction of field. और सेकेंड वाले में क्या लिखोगे? फोर्स और नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? इट विल बी एंटी पैरेलल और अपोजिट टू फील्ड। चलिए अब इसके बाद हम सबसे पहला एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब बहुत सारे डेरिवेशंस आने वाले हैं, पॉइंट चार्ज की फील्ड, उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज में रिंग की फील्ड, डिस्क की फील्ड, स्फीयर की फील्ड, हॉलो स्फीयर की फील्ड। ये तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन में तो खैर लास्ट ईयर डिस्कस किया ही था, हम लोगों ने पढ़ा भी था आप लोगों ने ग्रेविटेशन में। बट अगेन इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब अभी हम सबसे पहला डेरिवेशन किसका देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है, इमेजिन करो ये एक एम्प्टी थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये अभी एक एम्प्टी थ्री डायमेंशनल स्पेस है और ऑल ऑफ ए सडन हम यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस में, ये देखो ये हम एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लाकर रख देते हैं, क्यू लाकर रख देते हैं, ये पॉइंट चार्ज क्यू। जैसे ही मैं इस एम्प्टी स्पेस में इस चार्ज क्यू को लाकर रखता हूँ, देखो उसके ऊपर लिखा है प्लस क्यू, जैसे ही मैं इस चार्ज को लाकर रखता हूँ, ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज अपने आसपास के पूरे रीजन में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर देगा। ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज अपने आसपास के हर एक पॉइंट पर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी जनरल पॉइंट पी पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम देखें क्या डिराइव करना चाहते हैं। सपोज ये देखो, ये एक एम्प्टी थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया। अब इस एम्प्टी थ्री डायमेंशनल स्पेस में सडनली मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्टी स्पेस में सडनली मैं एक पॉइंट चार्ज को लेकर आ जाता हूँ, या हम पॉइंट चार्ज को लाकर रख देते हैं। अब बताओ ये पॉइंट चार्ज आते से क्या करेगा, ये पॉइंट चार्ज आते से ही ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास के पूरे रीजन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? आपने कभी ऑब्जर्व करा है, जब भी आप किसी पॉइंट चार्ज को किसी रीजन में लाकर रखते हो, तो पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपने आसपास के पूरे रीजन में एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करना स्टार्ट करता है। ये पॉइंट चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। हाँ, रेस्ट पर होता है तब। बिल्कुल सही, याद आ गया आप लोगों को कि रेस्ट पर होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सीलरेट करता है तो साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। बिल्कुल सही, याद आ चुका है। बट अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे। तो इमेजिन करो
इमेजिन करो आपको इसकी फील्ड लाइंस फील होगी कि अगर आप किसी रीजन में एक चार्ज प्लस क्यू को लाकर रख देते हो तो एकदम से वो चार्ज प्लस क्यू करेगा, क्या करेगा, अपने आसपास के पूरे रीजन में एकदम से फील्ड लाइंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट पी। हमें पता करना है कि वो कितनी फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लाके रख देंगे एक टेस्ट चार्ज और हम देखेंगे कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। फील्ड ये क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट पर, फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है इस पॉइंट पर। तो यहाँ टेस्ट चार्ज लाकर रखा हमने और इस पर फोर्स लगेगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है क्यू चार्ज पे इतना फोर्स, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स, वही तो फील्ड की डेफिनेशन होती है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया कि किसी भी चार्ज q से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट पॉइंट पर फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चार्ज q से, ये देखो चार्ज q से r डिस्टेंस पर फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे r बढ़ेगा फील्ड कम होती जाएगी, जितना r कम होगा फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। होता भी है, अगर आप इस चार्ज के जितने ज़्यादा पास होंगे आपको उसकी फील्ड लाइंस इतनी ज़्यादा फील होगी, अगर बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो फील्ड लाइंस उस चार्ज की उतनी ज़्यादा वीक होती चली जाएगी। अगर आप उस चार्ज के प्रॉक्सिमिटी में हो, बिल्कुल क्लोज हो, तो आपको उस चार्ज की फील्ड लाइंस ज़्यादा फील होगी, पर अगर आप इससे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो तो फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बाकी तो समझदार हैं सब लोग, समझ गए होंगे कि चार्ज, अच्छा इसमें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी मैटर करेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा, चार्ज का हेलो, जितना कम होगा फील्ड उतनी वीक होगी। गुड मॉर्निंग सर। जुबिन सर, प्रफुल बोल रहा था। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आपकी वॉइस मुझे आ नहीं पाएगी क्लियरली, बताएं। सर ये अनाउंसमेंट करना था बच्चों को, चली जाएगी मेरी आवाज़? हाँ आपकी आवाज़, आपकी वॉइस आ रही, तो आप प्लीज़ खुद ही अनाउंसमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस क्लियरली आएगी नहीं, क्योंकि मैंने हेडफोन जो है वो निकाल के रखा है। ठीक है, मैं अनाउंस कर देता हूँ बच्चों को, है ना। हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्टली अनाउंस कर दीजिए। आप सभी को पहले मैसेज किया गया था कि आप लोगों को फॉर्म नंबर और नाम से लॉगिन करना है, पर कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ नाम से या तो सिर्फ फॉर्म नंबर से लॉगिन किया है। तो सभी को ना फॉर्म नंबर और नाम से लॉगिन करना है ना, नहीं तो नेक्स्ट। मैं भी एक सेकंड के लिए एकदम से सरप्राइज हो गया था कि मुझे इतने मॉर्निंग में कौन आवाज़ लगा रहे हैं एकदम से। मीनवाइल आप लोगों ने मेरे ख्याल से नोटिस तो, क्योंकि मैं चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा था और एकदम से चार्ज पार्टिकल की फील्ड की बात चल रही, तो फील्ड की बात चलते चलते एकदम से, है ना, तो मैं भी सरप्राइज हो गया कि चार्ज पार्टिकल की फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अच्छा, मीनवाइल आप लोगों को अनाउंसमेंट मिल चुका है, ऑन अ सीरियस नोट आप लोगों को अनाउंसमेंट मिल चुका है कि, मैं फिर से रिपीट कर दूं जितना मैं सुन पाया था, कि आप लोगों को आपके लॉगिन आईडी जो प्रॉपर्ली सर ने बताया था उस हिसाब से आपको लॉगिन करना है, क्लास ज्वाइन करनी है, और दूसरा पॉइंट कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करनी है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि कल से आपको मॉर्निंग में, जो लोग नहीं उठ रहे हैं, जो लोग अभी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एक तरह से अनाउंसमेंट है कि उन्हें कल से जल्दी उठना पड़ेगा। अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, स्टडी रूटीन है, उसे अल्टर करके डेली बेसिस पर आपको अर्ली मॉर्निंग जो है उठना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग की रेगुलर बेसिस पर अटेंडेंस की मॉनिटरिंग भी होगी, कौन ऑनलाइन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है, और इन केस अगर आप क्लास स्किप करते हो तो आपके घर पर भी इंफॉर्मेशन रीच करेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, और प्रेजेंट होने का मतलब फिजिकली मेंटली हर तरह से प्रेजेंट होना है। ऐसे लॉगिंग करके सो नहीं जाना है कि लॉगिंग कर दिया, अटेंडेंस हो गया, अब हम सो जाएं, वैसा नहीं करना है। पूरा प्रॉपर क्लास में, देखो हमने सिंपल सी बात बताई है कि 6 आवर्स का क्लासरूम का टाइम फ्रेम होता है हमारा मॉर्निंग में। अगर आप उतना ही अच्छे से अटेंड कर लो और उसके बाद जो होमवर्क मिलता है डेली बेसिस पर अगर कर लो, तो आपका मोरलेस जो पर्पस होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको आपके एंड से रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी एसेंशियल।
चलिए, तो हमारा डिस्कशन कहाँ चल रहा था? हमारा डिस्कशन चल रहा था इस चार्ज पार्टिकल पर। तो हम बात कर रहे थे, चार्ज ने कुछ फील्ड बनाई थी, तो वो फील्ड ये होती है, ये फील्ड होगी उस चार्ज की। अब ये देखो, ये हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है। स्केलर फॉर्म समझ में आता है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में हमें बस एक डायरेक्शन और देनी है। डायरेक्शन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो देखो, अगर ये आर वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये रहा। इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं आर कैप। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखो, वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अलोंग विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दे रहा है? आर कैप दे रहा है। आर कैप इसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब। के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पर एक चीज आप ध्यान से समझना, नोट करने की जल्दी नहीं है, पहले समझ लो पूरे पॉइंट्स। जब आप फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करते हो, देखो ये तो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। इसमें चार्ज का साइन रखने की जरूरत नहीं है, इससे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको सिर्फ चार्ज की वैल्यू रखनी है, साइन नहीं रखना है, क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो। पर जब भी आप फॉर्मूलों को वेक्टर फॉर्म में यूज करना स्टार्ट करते हो, तो अलोंग विथ फॉर्मूलों को वेक्टर फॉर्म में यूज करना स्टार्ट करते हो, तो अलोंग विथ वैल्यू चार्ज का आपको साइन भी रखना है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाता है, पर यही अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो रेडियली इनवर्ड, मतलब अपोजिट टू आर, एंटी पैरेलल टू आर फील्ड बनाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ +5 कूलम मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाता है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड फील्ड। पर यहीं पर अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो कैसे फील्ड बनाएगा? वो बनाएगा रेडियली इनवर्ट फील्ड। और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको अपने आप डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगी, अगर आप चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ सब्सटीट्यूट करोगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड आएगी, नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली बात है एंटी पैरेलल टू आर। देखो, चार्ज पॉजिटिव है तो आर के पैरेलल, चार्ज नेगेटिव है तो आर के एंटी पैरेलल। नेगेटिव चार्ज के लिए आर के एंटी पैरेलल का मतलब इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट फील्ड हमें मिलेगी। इसे नोट करने का टाइम आ गया है, इसे नोट कर लो। चलिए, अब इसी एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। अभी पॉइंट चार्ज की ही बात करेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे रिलेटेड टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 5 माइक्रोकूलम के चार्ज की फील्ड फाइंड करनी है। तो आई एम एज्यूमिंग कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग का आंसर आ भी गया होगा। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, फॉर्मेलिटी है बस क्वेश्चन ये वाला, कर सकते थे इजीली। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पर फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं अभी हम। फील्ड हो जाएगी के
क्यू मतलब चार्ज, माइक्रो कूलम का कूलम में कन्वर्जन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर 20/100 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आती है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस भी डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। हर क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली 1 मिनट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब 1 मिनट के अंदर आपको ये जितनी भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्प्ले करेंगे, हर एक क्वेश्चन का टाइम फ्रेम है एग्जैक्ट 1 मिनट। करना स्टार्ट कर दो। ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा 20 मीटर्स। मेथड हम सबको पता है क्या करना था, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था जिस डिस्टेंस पर फील्ड की स्ट्रेंथ होगी 90। हम डायरेक्टली लिखेंगे E इक्वल टू K नाइन इंटू 10⁻⁹ इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सॉल्व करने पर यहाँ से R कितना आ रहा है 20 मीटर्स। अगेन 1 मिनट का टाइम फ्रेम। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी। इस तरह के आपको 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लाइन से एचसीवी में मिलेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे तो एक्सरसाइज में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा है, E गिवन है E इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो चार्ज की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या मिल रही है हम लोगों को, कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों ने परफॉर्म, क्या आ रहा है आंसर 8/9 इंटू 10⁻⁻⁹ ऐसा। ठीक है चलो, जो भी कैलकुलेशन है आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। कैलकुलेशन पार्ट में अवॉइड करूंगा क्लास में। कैलकुलेट कर लेना, आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। चेक कर लेना, इस टाइप का कुछ रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 माइक्रो कूलम के चार्ज को हमने एक रीजन में प्लेस किया है जहां पर उस पर फोर्स लगता है 2 × 10⁻³ न्यूटन। हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन अप्रोच हमें पता है, किसी रीजन में फील्ड प्रेजेंट है और वहां पर हमने एक चार्ज को प्लेस किया है और उस पर फोर्स गिवन है हमें 10 माइक्रो कूलम पे फोर्स गिवन है 2 × 10⁻⁻3। तो हमें पता है F होता है Q इंटू E। F इक्वल्स टू Q इंटू E। यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट है अगेन,
आप परफॉर्म कर सकते हो इजीली। अब देखो यहाँ पर आपको जो फील्ड निकालनी है, फील्ड फाइंड करनी है, वो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फील्ड फाइंड करनी है इन वेक्टर फॉर्म। फाइव कूलम का चार्ज जो कि ओरिजिन पर प्लेस है, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। वैसे हम लोगों ने 3,4 पर एक चार्ज पर फोर्स फाइंड किया था, बस अब डिफरेंस क्या है कि इस बार हम लोग उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। इनफैक्ट फील्ड का एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कंसिडर भी किया था, के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आप उस वेक्टर फॉर्म का भी, वेक्टर फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ब्रेक मिलेगा, पहले ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लें, इसके बाद हम उसके बाद ब्रेक प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो 5 कूलम का चार्ज है और उसके कारण हमें 3,4 पर फील्ड फाइंड करनी है। और हमें फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट पी 3,4। सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और मैग्नीट्यूड होगा इसका 5। फिर हमें पता है फील्ड होती है वेक्टर फॉर्म में के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कैलकुलेशन पार्ट है, इसे मैं अगेन अवॉइड करूंगा, आपको डायरेक्शन के साथ फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं आपको, इसे अब डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा फॉर्मेट। बस प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, आपको पता है क्या करना है। आपको आर वेक्टर फाइंड करना है, आर वेक्टर फाइंड करने के बाद के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। बस हमें ध्यान किस बात का देना है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमें प्रॉपर साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं तब। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये आपके लिए डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल अभी तो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको ब्रेक प्रोवाइड कर रहे हैं और 10-12 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग वापस यहाँ से आगे रिज्यूम करेंगे।